कानूनी ज्ञान में आज हम बात करेंगे वैसे लोगों की जो कैश में उधार लेते हैं या देते हैं, फिर फंस भी जाते हैं और शुरू हो जाता है झगड़ा फसाद। कैश ट्रांजैक्शंस में सबूत भी कम होते हैं और हैं भी तो कानूनी मान्यता कम होती है। फिर ऐसे में होगा क्या? ऐसे लेन देन में कई बातें देखने को मिलती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट अनाप शनाप होता है। फिर आप कुछ ऐसा लिखट पढ़त किए हैं जो भविष्य में जी का जंजाल बन गया है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहकर कुछ जानकारियां हासिल कीजिए। आज हम स्पेशली उनके बारे में बात कर रहे हैं जो कैश में उधार लेकर फंस चुके हैं और अब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, देखिए, नैतिकता का तकाजा तो यही है कि आपको जब जरूरत थी तब आपको अगले ने पैसे दे दिए थे और आपने अगले से पैसे इसलिए लिए क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन तब नहीं था, इसलिए अगले से लिया पैसा लौटा दीजिए। हाँ, इंटरेस्ट मतलब ब्याज के पैसे बहुत बन गए हैं तो हाथ जोड़कर कुछ रियायत की मांग कर लीजिए, शायद मिल भी जाए। बेईमानी की नीयत मत रखिएगा, रखेंगे तो आगे से आपकी जरूरतों के वक्त कोई भी आपके काम नहीं आएगा। जब आप उधार ले रहे हो तब अपनी हैसियत का ख्याल भी रखिए, इसे ठीक से जोड़ लीजिए। रीपेमेंट को पैसे कब कहां से आएंगे? आप ये सोच रहे हैं कि 10 मार्च को उधार लिया, आगे 10 जून तक वापस कर देंगे, तो उधार लेने वाले से 10 जुलाई तक का समय लीजिए ताकि तय तारीख के पहले आप रीपेमेंट करके अपनी रेपुटेशन को बरकरार रख सके। पॉइंट नंबर 2, चलिए अब आपको कानूनी दावपेच भी समझा ही देते हैं। नियम जानिए। 20,000 रुपए से अधिक का नकदी लेन देन अपने देश में गैर कानूनी है। इनकम टैक्स एक्ट में इसे साफ तौर पर डिफाइन किया गया है और यदि ऐसा कोई करता है तो दंड का प्रावधान है। इसलिए यदि कैश में बड़ी धनराशि ले रखी है और निकट समय देने का इरादा रखते हैं, फिर भी अगला परेशान कर रहा है, फंसाने बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, तो उन्हें भी बता दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम खबर कर दें क्या? अगला पसीने में डूब जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अब झगड़ा फसाद बढ़ ही गया है तो पहले अपने भीतर झांकिए। आपने कैश में उधार लेते समय किस प्रकार की लिखट पढ़त की थी? फिर भी यह भी ठीक से जान लीजिए कि जिससे उधार लिया वो किस किस्म का आदमी है। अधिकारी, पदाधिकारी, डॉक्टर आदि है तो उसने ब्लैक कमाई का उधार धंधा आपके साथ किया है। ऐसे में अगले के पास खुलकर लड़ने का ऑप्शन कम होता है। नेता, ठेकेदार है तो आपसे लड़ने को वह कई रास्ते निकाल लेगा। गुंडा मवाली है तो जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में सबसे पहले देखिए, आपने उधार देते समय क्या ब्लैंक चेक दिया था? यदि दिया था तो अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अगले के इनकम टैक्स रिटर्न में भी यदि हैसियत कम है तो वह अपने किसी जानने वाले के नाम की मदद लेगा, उसके अकाउंट में आपका चेक जमा करा बाउंस कराएगा। रकम कुछ भी भर सकता है। फिर लड़ते रहिए आप कोर्ट में। चेक चोरी चला गया था जैसे बहाने कोर्ट में बहुत काम नहीं आते हैं। तो फिर समझने की बात यह है कि ब्लैंक चेक किसी भी सूरत में मत दीजिए। यदि देना मजबूरी है तो पहले नकदी उधार का हिसाब बिठा लीजिए। मतलब आपने 1 लाख रुपए नकदी उधार लिए हैं और 6 महीने या 12 महीने के बाद रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट भी देना है, तो पूरा जोड़ लीजिए। फिर चेक काटिए नाम से। ऐसे में भविष्य में ब्लैंक चेक पर कुछ भी राशि भरकर कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और यदि आपको हर महीने इंटरेस्ट की राशि अदा करनी है तो बकाये की मूल राशि का चेक अलग काटिए और हर महीने की इंटरेस्ट राशि का चेक अलग अलग। जैसे जैसे पेमेंट करते जाइए चेक वापस लीजिए, इसमें कोई समझौता मत कीजिए। एक बात और, जिनके नाम चेक इशू कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट का नंबर भी नाम के आगे लिख दीजिए। यह कर देंगे तो अगला किसी दूसरे शहर के अपने खाते में चेक बाउंस कराने के बाद भी वहां केस मुकदमा नहीं कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4, अब सवाल ये है कि यदि आपने नकदी उधार लेने के वक्त चेक नहीं दिया पर किसी अग्रीमेंट या फिर प्रॉमिसरी नोट पर साइन किया है तो क्या कानून होगा? जवाब ठीक से समझिए।
इंडियन कानून में ब्याज पर नकदी पैसा लगाने का अधिकार सिर्फ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग संस्थानों को ही प्राप्त है, मतलब व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर विवाद होने की स्थिति में देखने की बात यह है कि जिस अग्रीमेंट या नोट पर आपने साइन किया है, क्या उसमें इंटरेस्ट रेट का जिक्र है? नोट कर लीजिए, पब्लिक पॉलिसी से अधिक कोई ब्याज ले रहा है और अग्रीमेंट में ये लिखा है तो पैसा देने वाला भी फंसेगा। यदि आपने कंप्लेन कर दिया तो 100 रुपए पर 2.5% या फिर 3% महीने जैसे ब्याज बिल्कुल ही नाजायज है। और एक बात समझ लीजिए, यदि आपने किसी से 20 लाख या फिर कोई और अमाउंट नकदी में उधार ले रखा है, अब बात बिगड़ गई है, वह आपको बर्बाद करने पर तुला है, जबकि आप कुछ समय बाद ईमानदारी से उधार पैसे वापस करने को तैयार हैं, तो अगला भी बर्बाद होने से नहीं बच सकता। आपने अग्रीमेंट या फिर नोट के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर दिया तो अगले से पूछा जाएगा, इतना कैश आपने लाया कहां से? इनकम टैक्स रिटर्न में इतना रुपया क्यों नहीं दिखा? तो उधार देने वाला भी अब इनकम टैक्स वालों के सामने बाप बाप करेगा, टैक्स चोरी और पेनल्टी के पचड़े में फंसेगा। फिर यह कोई सरकारी बाबू रहा तो घिघी ही बंध जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मतलब भ्रष्टाचार की कमाई का मामला बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अब जरा इस सूरत का भी सामना कर लीजिए। आपने जिससे उधार लिया वह अब गुंडा मवाली वाली हरकत पर उतर आया, आपकी जान खतरे में आ गई है, जबकि आप जल्द से जल्द पैसा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में पहले जरूरत तो ये है कि आप अपनी सेफ्टी की व्यवस्था कर लें। घर, दुकान, प्रतिष्ठान, दफ्तर में CCTV लगवा लें, फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट कर लें, और फिर इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप पुलिस को सूचित करें। यह एक्सेप्ट कीजिए कि आपने नकदी उधार लिया है, तय समय पर वापसी में देरी हो रही है, फिर भी जल्द समय में वापसी की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगला जान लेने पर आमादा है, गुंडा बदमाश लगा दिया है, इसलिए रक्षा कीजिए। पुलिस आपके कंप्लेन पर एक्शन लेने को मजबूर होगी, धमकी के स्तर को देख अगले के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और पुलिस में कंप्लेन की सूचना मिलते ही अगले को यह बात समझ में आ जाएगी कि आपको कुछ भी हुआ तो सबसे पहले वही फंसेगा। पॉइंट नंबर 6, बहुत सारे लोग यह करते हैं कि नकदी उधार लेते वक्त किसी प्रॉपर्टी के दस्तावेज को गिरवी रख देते हैं या फिर अग्रीमेंट में ये लिख देते हैं कि बकाया वापसी ना होने की स्थिति में प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। बेहतर तो यह है कि ऐसा मत कीजिए, और यदि ऐसा करना बहुत ही जरूरी है तो अग्रीमेंट को बहुत स्पष्ट तैयार कीजिए, साफ साफ मेंशन कीजिए, हमने इतना उधार लिया इस तारीख को, हम इतने महीने के बाद ब्याज समेत इतना और इतनी देरी होने पर इतना लौटा रहे हैं। नहीं लौटा पाए तो गिरवी रखी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा मार्केट रेट से। प्रॉपर्टी की कीमत अधिक हुई तो जिसके नाम लिखा जाएगा बकाया राशि को घटाने के बाद शेष अधिक राशि का पेमेंट करेगा। पॉइंट नंबर 7, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे मैंने राम प्रसाद से नकदी कर्ज लिया, कोई लिखित पढ़त नहीं हुई, पर अब झगड़ा हो गया, पैसा लौटाने में देरी हुई, और वह कह रहा कि मेरे पास सबूत है, केस करेगा। सबूत के नाम पर कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट की बात कर रहा है, तो क्या केस हो जाएगा और कोर्ट इस सबूत को मान लेगा? तो इस सवाल का जवाब भी समझिए। कोर्ट इस सबूत को भी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अब मानता है। सबूत देने वाला अपना इंस्ट्रूमेंट जमा कर देगा और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है वह कोर्ट को बता देगा। फिर कोर्ट इस सबूत के आधार पर आपको समन तो कर ही सकती है। अब जानना जरूरी है कि इस मुश्किल से कैसे बचे। कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी तो आजकल हर फोन में होती है, तो एक मंत्र जान लीजिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति से जब बात करें और वह अमाउंट की बात करें तो आप हमेशा डिस्प्यूटेड अमाउंट कह दें, या फिर हिंदी में हिसाब गड़बड़ है आपका। इसका फायदा ये होगा कि जब केस भी होगा तो कंसर्न्ड कोर्ट या फिर पुलिस बातचीत में सुनेगी अमाउंट के हिसाब को लेकर लोचा। तो विश्वास है कि अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। कानूनी ज्ञान के और भी वीडियोस आप लाइव सिटीज पर प्रत्येक बुधवार को शाम के 7 बजे ज्ञानेश्वर की रिपोर्ट और गरिमा भारती के स्वर में देखें और समझें। लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।